गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ऋतु अग्रवाल, को फाउंडर ऑफ द हीलिंग हैंड्स, आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। हीलिंग विद ऑकल साइंस। द हीलिंग हैंड इज अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग from last 25 years in the field of healing, training, and helping people in various ways. Our mission is to create a happy and a healthy world, also to let the people know about their potentialities and reality of life. We have organized this platform to spread the awareness about various healing modalities. So, today in our second series of 19th day, we have come up with one more healing modalities known as naturopathy. So I welcome Sunil Lagaji from Kolkata. He is a master in the field of various healing modalities, which is Sujo, Dawn therapy, electro homeopathy, and iridology. Sunil ji, I welcome you. Thank you, Rituji. Uh, First of all, good evening to everyone, and thank you to Healing Hands for organizing such a wonderful program and spreading such a knowledge so that everybody can benefit. So it's a wonderful thought from you all. So I should start right now. I'll just share the screen. Let's start the presentation. So अभी आप लोग स्क्रीन पे एक फोटो देख रहे हैं. Do you know who he is? Any ideas? No. No. He is Hippocrates, the father of modern medicine. Uh, पूरी मॉडर्न मेडिसिन जो है इन्हीं के थॉट्स के ऊपर, इन्हीं के टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड है. बट अगर आप इनकी हिस्ट्री देखेंगे तो लेटर ऑन इन हिज लाइफ इन्होंने भी कहा है कि नेचुरल थेरेपीज या नेचुरल वे से ट्रीटमेंट इज द राइट वे. ठीक है, अब इनके कुछ अपने कोट्स देखते हैं. हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ह्यूमन ब्लेसिंग्स. आज जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, वी ऑल हैव अंडरस्टूड कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. आपके पास कितना भी पैसा हो, कुछ भी हो, आप हेल्थ नहीं खरीद सकते हैं. हेल्थ इज़ वन थिंग विच यू हैव टू कॉन्स्टेंटली आपको उसको टेक केयर रखना पड़ता है. देन इन्होंने ये भी कहा है कि इफ समवन विशेस फॉर गुड हेल्थ वन मस्ट फर्स्ट आस्क वन सेल्फ इफ ही इज रेडी टू डू अवे with the reasons for his illness, only then is it possible to help him. वो ये कहते हैं कि भाई अगर किसी को ठीक होना है तो उनको सबसे पहले जो बीमारी उनको हुई है उसका कारण क्या है, उस पर अगर वो वर्क नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी हीलिंग से. ये तो हो गए पार्ट पेशेंट के लिए. एज अ थेरेपिस्ट भी अगर हम लोग रीज़न के ऊपर वर्क नहीं करते हैं और सिर्फ उसको सप्रेस करने के लिए हीलिंग दे रहे हैं तो इट्स नॉट द राइट वे. विच इज़ आजकल मॉडर्न मेडिसिन में जो होता है कि हम लोग सप्रेस कर देते हैं हर डिजीज़ को, और वो डिजीज़ कहीं सप्रेस नहीं होती है. मतलब एक तरफ एक जगह सप्रेस होती है तो दूसरी जगह और बड़ी बीमारी बन के निकलती है. तो इसीलिए हमको रीजंस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. मैंने जैसे कई सारे यहाँ पे आप लोग ने शोज़ किए हैं हीलिंग के, अलग अलग मोडालिटीज़ के भी. तो एवरी वन इज़ फोकस्ड ऑन हीलिंग बाय सम और दी अदर वे, बट नो वन इज़ टॉकिंग ऑन द रूट कॉज. अगर हम अब कॉज को ही रूट आउट कर देते हैं तो हमको हीलिंग की दरकार ही नहीं है. तो हमको इस पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है. So what is disease? So disease is simply when your body is not at ease. अगर आपके बॉडी में कोई पेन है, कोई भी फीवर है, कोई भी डिस्कम्फर्ट है, तो मतलब देयर इज सम डिजीज इन योर बॉडी. अब हम लोग चलते हैं कि कॉज ऑफ डिजीज क्या है. कॉज ऑफ डिजीज एक्सटर्नल और इंटरनल में अपने दो में डिवाइड कर सकते हैं.
तो एक्सटर्नल कॉजेज में आ गए अपने पैथोजेंस, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। जो कोरोना वायरस अभी चल रहा है, दैट इज वन ऑफ द पैथोजेंस जो अभी हम लोग को अफेक्ट कर रहा है। एक्सीडेंट्स इज एन एक्सटर्नल कॉज। ये बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता एक्सटर्नल कॉजेज, बट इंटरनल कॉजेज पे हम खुद काम कर सकते हैं। तो इंटरनल कॉजेज में मेन 4 कॉजेज क्या हैं? फर्स्ट इज योर माइंड। माइंड के जो थॉट पैटर्न्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, फूड, योर posture एंड लाइफस्टाइल, एंड फोर्थली योर एनवायरनमेंट। तो ये कैसे हम लोग को इफेक्ट करते हैं, ये हम लोग शॉर्टली ब्रीफली थोड़ा सा इसको देखेंगे। अब माइंड से देखिए, हमारे इमोशंस जो है ये जो निकलते हैं, ये हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करते हैं। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, जैसे हैप्पीनेस है, लव है, जॉय है, हम्बल है, होप है, फेथ है, ये हमारे बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन जैसे सेरोटोनिन है, एंडोमोर्फिन है, ये सिक्रीट करते हैं, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। उसी तरीके से नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जैसे सैडनेस है, हेट्रेड है, सॉरो, एंगर, फियर, जेलेसी, ये हमारे बॉडी में नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जो हमारे बॉडी को अनहेल्दी बनाते हैं। एक बहुत फेमस राइटर है लुइस है, बहुतों ने इसके बारे में सुना होगा, और उनके कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ कि डिजीजेस क्या है और उसके रीजंस क्या हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है? लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आपके पास आप में होती हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होता है। कैंसर, लॉन्ग स्टैंडिंग रिजेंटमेंट होती है तो आपको कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन, होल्डिंग ऑन टू द पास्ट, डिप्रेशन, होपलेसनेस, हार्ट प्रॉब्लम्स, लैक ऑफ जॉय, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं किस इमोशन से किस डिजीज का कनेक्शन है। तो वी कैन अंडरस्टैंड कि माइंड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के हेल्थ में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज फूड। ये आज का सबसे मेजर रीजन है हमारे बॉडी में प्रॉब्लम्स होने का। तो देर इज समथिंग एज गुड फूड, समथिंग एज बैड फूड। अब गुड फूड में क्या आता है? अपने से रॉ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, लीव्स, प्लांट्स, स्प्राउट्स, जूसेस, A2 मिल्क। अब मिल्क में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, हम लोग दो मिल्क रेकमेंड नहीं करते हैं, बिकॉज मिल्क आजकल अडल्ट्रेटेड आ रहा है, उसमें एंटीबायोटिक्स आते हैं जो कि हमारे बॉडी को हार्म करते हैं। अगर आपके पास सोर्स अच्छा हो और देसी गाय का हो तो यू शुड हैव मिल्क। वर्जिन ऑयल्स, घी, घी अगेन, अब घी, हनी, ये सब जो है इसकी सोर्सिंग सही होनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत कुछ अडल्ट्रेटेड बिकता है, तो यू शुड हैव द राइट क्वालिटी ऑफ थिंग्स यू आर हैविंग। जैगरी, नट्स, अल्कलाइन वाटर अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते होंगे कि हमारा ब्लड जो है इसका पीएच अल्कलाइन होता है, एंड हम लोग आजकल जो फूड खा रहे हैं ज़्यादा एसिडिक फूड है। एसिडिक फूड खाने के कारण क्या होता है? हमारा ब्लड भी एसिडिक हो जाता है। हमारे ईच एंड एवरी सेल को अल्कलाइन ब्लड चाहिए। तो अल्कलिनिटी किससे बनती है? आप अल्कलाइन वाटर पी सकते हैं, रॉ फ्रूट्स, रॉ वेजिटेबल्स जो खाते हैं, इससे हमारी अल्कलिनिटी बॉडी की बढ़ती है, पीएच हमारा बैलेंस रहता है। तो इसको हमको करेक्ट करना है। वहीं आप अगर बैड फूड्स में जाएं तो रिफाइंड जो भी चीज़ में लगा होगा ना, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड सॉल्ट, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लावर, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। रिफाइंड चीज़ें जो भी होती है ना, ये हमारे गट की जो लाइनिंग होती है, इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है, इस लाइनिंग में जो माइक्रोब्स होते हैं, उन माइक्रोब्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। जो हम गुड बैक्टीरिया होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके हमारी लाइनिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, एंड इसके कारण हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होने लगते हैं। तो रिफाइंड कोई भी चीज़ में लगा हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो, सॉल्ट हो, शुगर हो, फ्लावर हो, इसको हम लोगों को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। वी शुड यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, हिमालयन सॉल्ट। अनरिफाइंड शुगर की जगह आप जैगरी, हनी, ये सब यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड फ्लावर की जगह अनरिफाइंड यूज़ करना, मिलेट्स यूज़ करना, ये सब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर अगेन इज अ बिग इरिटेंट फॉर योर गट, इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। मिनरल वाटर, ये बहुत शॉकिंग चीज़ है कि मिनरल वाटर क्यों? अब मिनरल वाटर भी अगर आप
टेस्ट करवाएंगे ना, तो दिस इज एसिडिक, दिस इज नॉट अल्कलाइन। तो ये भी हमारे बॉडी को काफ़ी हार्म करता है। कोल्ड ड्रिंक्स, अगेन हम लोग सब जानते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, आइसक्रीम्स, मिल्क टी एंड कॉफ़ी, टोबैको, अल्कोहल, दीज आर ऑल वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गुड लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ी टॉपिक है। अब इसमें मेजर जो चीज़ आती है ना, गुड लाइफस्टाइल आपको मेंटेन जो करना है, इसमें योगा, मेडिटेशन, ध्यान, ये अपनी लाइफस्टाइल में एक परमानेंट जगह होनी चाहिए इसकी। एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ योगा, 10 to 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन, ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। इससे भी हमारे हैप्पी हार्मोन्स, जैसे मैं बोल रहा था, वो सिक्रीट होते हैं। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, आजकल का जो कंडीशन हो रहा है, आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली लेट नाइट्स की जो जनरेशन है, ये बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। इससे क्या होता है, हमारे जब हम रात को लेट से सोते हैं, हम जब रात को लेट से सो रहे हैं तो हम रात को लेट से खा भी रहे हैं, मंचिंग भी कर रहे हैं, तो वो जो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे अंदर रह जाता है, वो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स बन जाता है। एंड देर आर, हमारे बॉडी में एक साइकिल, एक क्लॉक भी है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे चलती है। हर ऑर्गन का एक क्लॉक है। लिवर का एक टाइम है, लंग्स का एक टाइम है जहाँ पे वो फंक्शन करती है। जब हम रात को सही टाइम पे नहीं सोते हैं, तो हमारा लीवर, जो एक मेन ऑर्गन है, जो हमारी केमिकल फैक्ट्री है बॉडी की, ये अपना काम पूरी तरीके से नहीं कर पाता है। लीवर सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स के सिक्रीशन में लीवर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होना, ये अर्ली टू लेट आपको सोने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। तो ये चीज़ हम लोग को अवॉइड करनी चाहिए। एंड गुड लाइफस्टाइल में और बाकी अपने क्या कर सकते हैं, जैसे पानी पीना। पानी किस तरीके से पीना चाहिए? पानी हमको हमेशा बैठ के पीना चाहिए, घूट घूट करके पीना चाहिए। खाते हैं तो हम कैसे खाना चाहिए, फटाफट फटाफट नहीं खाना चाहिए, हमको खाना प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, बिकॉज डाइजेशन इज स्टार्टिंग इन अ माउथ। तो वो चीज़ें जो हम लोग को बचपन में कही जाती थी, पूर्वजों से सुने हैं हम लोग ने, वो चीज़ हम लोग को फॉलो करनी चाहिए। So now let's move to the next point, that is posture. करेक्ट पॉस्चर जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे रितु जी और डॉन थेरेपी के बारे में, तो डॉन थेरेपी वाज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर पॉस्चर करेक्शन। मतलब ये जो स्पाइनल, जो हमारा स्पाइन है, ये काफ़ी अफेक्ट होता है हमारे पॉस्चर के कारण। आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से अपने खड़े होने का सही पॉस्चर है, किस तरीके से इनकरेक्ट पॉस्चर है, किस तरीके से हम लोग को पीछे बैक सटा के बैठना चाहिए, किस तरीके से हम लोग को झुकना चाहिए। अब ये गलत पॉस्चर के कारण क्या होता है, ये देखिए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, यहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, और ये सारे स्पाइनल नर्व्स हमारे एक एक ऑर्गन से कनेक्टेड होती हैं। जैसे अगर आप थोरेसिक स्पाइन में देखेंगे, तो ये हमारे लंग्स से, लिवर से, पैंक्रियाज से, स्टमक से, गॉल ब्लैडर से कनेक्टेड है। अगर किसी को थोरेसिक स्पाइन की प्रॉब्लम रहती है, वहाँ पे मिसअलाइनमेंट रहती है, तो इन ऑर्गन्स में जो कनेक्शन जा रहा है, वो कनेक्शन कट जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो कट जाता है, सिग्नल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, इसीलिए वो ऑर्गन्स वहाँ पे कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, ये कोई एक रीज़न से नहीं होता है। इसमें से वन ऑफ द मेन रीजन आपका स्पाइनल भी है, स्पाइनल कॉलम। अगर आपके स्पाइनल कॉलम सही है, तो आपका जो इंफॉर्मेशन हाईवे है, वो सही से वर्क करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन्वायरमेंट, विच इज़ नॉट मच इन आवर हैंड्स। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, प्लास्टिक्स एंड केमिकल्स, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को असर दे रहा है। इसमें हम लोग को कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग शुद्ध हवा ले सकें, शुद्ध पानी पी सकें,
रेडिएशन फ्री इन्वायरमेंट में रह सकें, कम से कम मोबाइल यूसेज, कम से कम वाईफाई यूसेज, प्लास्टिक्स को अवॉइड कर सकें। प्लास्टिक्स की जगह हम नेचुरल सब्सटेंसेज हैं, मड है, सील है, ब्रास कॉपर, अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। केमिकल्स, अगेन केमिकल्स, आज से हम लोग बॉडी में जो केमिकल्स लगा रहे हैं, आप ये समझिए कि हमारा स्किन जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्गन्स है बॉडी का, एंड उस पर आज हम लोग कितने तरीके के केमिकल्स लगा रहे हैं। शैम्पू है, बॉडी वॉश है, क्रीम्स हैं, उसमें कितनी तरह की हार्मफुल केमिकल्स हैं जो आज कैंसर पैदा कर रही हैं। तो इससे हमको बच के एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव पे जाना चाहिए। अब हम लोग नेचुरल थेरेपीज पे आते हैं कि किस तरीके से हम लोग नेचुरल थेरेपी से, नेचुरोपैथी से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल थेरेपीज इज़ अ वेरी वाइड चैप्टर। इसमें बहुत तरीके की थेरेपीज आ गई हैं। अपने जैसे पंचभूत से बॉडी अपनी बनी हुई है, तो वाटर है, फायर, अर्थ, एयर, ईथर, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इस एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा साउंड से हीलिंग होती है, कलर से हीलिंग होती है। बहुत तरीके की अलग 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 नेचुरल मेथड्स हैं जिनसे हम अपने आप को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें से कुछ को अपने आज डिस्कस करेंगे। जैसे ट्रीटमेंट थ्रू अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ एलिमेंट को अपने कैसे यूज़ कर सकते हैं? अर्थ एलिमेंट मतलब हो गया मट्टी। मट्टी को अपने कैसे यूज़ करते हैं? अब मट्टी, आप ये समझिए कि मट्टी जितनी डीप अंदर की मट्टी होगी, वो उतनी नेगेटिवली चार्ज होती है। हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जब हम लोग मट्टी का एप्लीकेशन करते हैं बॉडी के ऊपर में, तो वो नेगेटिवली चार्ज जो मट्टी होती है, ये हमारे पॉजिटिव टॉक्सिन्स को अपनी तरफ खींचती है और बॉडी से बाहर निकालती है। दिस इज द फंडा बिहाइंड इट। इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है किसी को, तो कोल्ड मड की पॉल्टिस अपने लोअर अब्डोमेन पे लगा सकते हैं। वो मड पॉल्टिस शुड बी अराउंड 3 इंच ब्रॉड, 6 इंच लॉन्ग, हाफ इंच थिक, और इसको अराउंड 15 to 20 मिनट्स अपने रखते हैं एंड फिर उसको वाइप ऑफ कर देते हैं। तो दिस हेल्प्स द ब्लड टू फ्लो इनटू द इंटेस्टाइनल एरिया एंड वहाँ से टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। Similarly, it can be used for drawing out poisons from snake bites and other venomous creatures also. It can be used over the body to take out toxins from the body. जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि टॉक्सिन्स को हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं इससे। For headaches also, it can be applied on head. Now, treatment through water element. वाटर जो है, देखिए, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अराउंड 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। तो वाटर का ट्रीटमेंट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट एंड वेरी, इसकी वाइड अप्रोच है। अपने काफ़ी तरीके से वाटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें से एक प्रोसीजर है जिसको हम लोग हिप बाथ कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो में, एक आदमी बैठा हुआ है एक टब में। उसमें क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग आदमी को बैठा देते हैं एंड उसके पेट तक पानी रहता है। तो ये वाटर जो है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वेरी करता है। एंड ये उस एरिया में, पर्टिकुलर उस एरिया में जो पोर्शन पानी के अंदर है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। एंड ब्लड ही है हमारा जो सारी हीलिंग करता है बॉडी के अंदर में, ठीक है ना। तो हिप बाथ में जैसे हाई फीवर हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इंडाइजेशन है, तो इसमें हम लोग हिप बाथ को यूज कर सकते हैं। हिप बात की जैसे कोल्ड टॉवल रैप्स ओवर ओवर अब्डोमेन। अगर हम पूरे टॉवल को लेके एक नॉर्मल ठंडे पानी में डुबा के उसको स्क्वीज करके पेट के चारों ओर लपेट लेते हैं एंड उसको लपेट के अपने वी सिट डाउन फॉर 15 to 20 मिनट्स और लाई डाउन। तो इससे भी क्या होता है, सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा, ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया में मूव करने लगता है एंड इट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर डाइजेशन, ठीक है। फीवर में भी हेल्प करता है। उसी तरह का कोल्ड टॉवल अगर हम लोग अपने नेक पे लगाते हैं तो ये थायराइड प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। अगर हम अपने लंग्स के ऊपर में लगाते हैं तो ये हमको लंग्स के प्रॉब्लम में हेल्प करता है, अक्यूमुलेटेड म्यूकस को आउट करता है।
अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ हम लोग कोल्ड पैक्स लगा सकते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एंड अब इसमें सिर्फ कोल्ड टॉवल नहीं होता, कई कई जगह पे हम लोग हॉट एंड कोल्ड का भी यूज करते हैं। जैसे अगर लंग्स में कोल्ड इटसेल्फ आल्सो वर्क्स, एंड हॉट एंड कोल्ड का alternate compresses also work to move out the mucus out of your lungs. लीवर पे ये बहुत अच्छा काम करता है। हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन जो है, ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही क्लासिकल रेमेडी है। अब इससे क्या होता है, जब हम लोग हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस करते हैं तो हमारा लीवर एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके कारण लीवर में हमारी जो गंदगी फंसी हुई है, स्टोन्स रहते हैं और मड पार्टिकल्स रहते हैं, ये कंप्लीटली दे मूव आउट टू योर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। एंड लीवर जो है आपका, उसमें फ्रेश ब्लड फ्लो चालू हो जाता है, आपके वहाँ के सेल की रिपेयरिंग चालू हो जाती है। मतलब ऐसी ऐसी हीलिंग हम लोग ने यहाँ देखी है कि जिन्होंने लीवर टोनिफिकेशन प्रॉपरली किया है, उनके सालों की प्रॉब्लम्स महीनों में, मतलब कुछ दिनों में खत्म हो जाती है, सिर्फ लिवर क्लेंस करने से, लिवर टोनिफिकेशन करने से। इट्स अ वंडरफुल रेमेडी। Similarly, soaking feet in warm water helps in improving the blood circulation and reduces high blood pressure. अगर हम लोग गर्म पानी में पैर डुबा के बैठते हैं, तो ये ब्लड को हमारे सर से मूव करता है फीट की तरफ में, एंड इट हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, यहाँ पे आपने एक बताया था कि किसी को अगर थायराइड है तो वो ठंडे पानी की पट्टी लगा सकते हैं। तो यस, उससे अगर कोई सर्दी खांसी हो किसी को तो उस समय कोई दिक्कत नहीं है उससे। ये देखिए, सर्दी खांसी में भी हम लोग बोल रहे हैं कि आप लंग्स के ऊपर में ठंडा टॉवल रखिए, हाँ लेकिन ये ठंडा टॉवल जब रखते हैं तो इसके बाद एक प्रोसीजर होता है कि आपको ठंडा टॉवल रख के एक नॉर्मल ब्लैंकेट से उसको कवर कर देना चाहिए। ओके ठंडा टॉवल रख के हमें उसे खुला नहीं छोड़ना है। अगर एयर वहाँ पे लगता है तो ये प्रॉब्लम्स हमको लग सकती हैं, लेकिन अगर एयर वहाँ नहीं लग रहा है, सिर्फ कोल्ड टॉवल रहता है और ऊपर से ब्लैंकेट रहता है, तो वो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, एंड वहाँ से जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी टॉक्सिन्स है हमारे अक्यूमुलेटेड है, उसको वहाँ से मूव करता है। ओके। तो जैसे कि आपने बताया था कि एक बार ठंडा और गर्म दोनों का आप लोग पानी मतलब करवाते हैं ऐसे, तो उसमें क्या एक बार ठंडा पानी एक बार गर्म पानी ऐसा करना चाहिए या कि हमेशा ठंडा पानी ही? नहीं, ऑल्टरनेट, ये दोनों प्रोसीजर एक्चुअली फॉलो होते हैं, दोनों अपने आप में कंप्लीट एक प्रोसीजर्स हैं। किसी को कोल्ड से भी आराम आ जाता है, किसी को हॉट एंड कोल्ड से भी आराम आता है। ओके तो हॉट एंड कोल्ड में हॉट का जो टाइमिंग रहता है वो ज़्यादा रहना चाहिए। जैसे अगर आप 3 मिनट्स हॉट कर रहे हैं तो 30 सेकेंड्स कोल्ड करते हैं। हॉट का टाइमिंग ज़्यादा रहना चाहिए, एंड दोनों टाइम पे आपकी बॉडी कवर्ड होनी चाहिए। जब आप कोई भी टॉवल लगाते हैं, उसके बाद में एक नॉर्मल ब्लैंकेट से उसको कवर करना बहुत ज़रूरी होता ओके है। ओके, वैसे ही कोल्ड टॉवल पैक्स अपने स्पाइन पे भी हम लोग लगाते हैं टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस ब्लड प्रेशर एंड इंड्यूस स्लीप। इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम होती है, इसमें भी अगर हम लोग पूरे स्पाइन के ऊपर में टॉवल को रोल करके, गीले टॉवल को वहाँ रख देते हैं फॉर 15 to 20 मिनट्स, तो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन पे ये वर्क करता है। Alternate hot and cold fermentation is also used to relieve pain, moving out the mucus from the lungs and moving the toxins out of the liver, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था। Steam baths are very helpful in drawing out the toxins from skin and muscles. हमारे स्किन, जैसे मैंने कहा, कि एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, एंड टॉक्सिन्स रिलीज करने का ये एक बहुत बड़ा जरिया है जो हम स्किन के थ्रू रिलीज करते हैं। बहुत आदमी होते हैं जो पर्सपायर नहीं कर पाते हैं, जिनकी स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ठीक से टॉक्सिन्स रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए स्टीम बाथ्स बहुत हेल्प करते हैं। इसको और डिटेल में थोड़ा आगे मैं वापस डिस्कस करूंगा। इनहेलेशन ऑफ स्टीम बाथ्स एंड गार्गल्स ऑफ हॉट वाटर हेल्प्स इन थ्रोट प्रॉब्लम्स एंड कंजेशन। ये आजकल सब जानते हैं, किसी को भूलने की दरकार नहीं है। कोरोना में सब कोई स्टीम बाथ्स एंड गार्गल्स कर ही रहे हैं। हाई फीवर्स पे पेशेंट को हम लोग कोल्ड वाटर रैप करते हैं, उससे कोल्ड फीवर जो है, सॉरी, हाई फीवर जो है वो बहुत जल्दी नीचे आ जाता है। अब इसमें कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसमें पूरे कोल्ड टॉवल से पूरी बॉडी को रैप किया जाता है, एंड रैप करने के बाद एक नॉर्मल ब्लैंकेट से पूरी बॉडी को कवर किया जाता है, एंड वी लेट इट सिट फॉर 20 मिनट्स। ये करने से क्या होता है, जो बॉडी के अंदर की हीट होती है वो पूरी वो टॉवल, जो कोल्ड टॉवल है, उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है,
एंड योर फीवर नॉर्मली कम्स डाउन। आपको कोई पैरासिटामोल या कोई एंटीबायोटिक्स लेने की दरकार नहीं पड़ती है, आप नेचुरली फीवर को इससे कम कर सकते हैं। एंड फीवर, देखिए बहुत जन ये भी नहीं जानते कि फीवर हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है। फीवर हमारे लिए अच्छा है। अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स आ रहे हैं, हमारे बॉडी में कोई पैथोजेंस आ रहे हैं, तो बॉडी उससे लड़ने के लिए टेम्परेचर बढ़ाता है, दैट इज फीवर। तो ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, इसको हम लोग को रोकना नहीं चाहिए अनटिल अनलेस ये 103, 4, 5 के ऊपर चला जाता है। तब तक अगर ये 102 के नीचे है, तब तक हम लोग को फीवर को रोकना नहीं चाहिए, लेट इट बी। सिर्फ अपने प्रॉपर फूड से अपने उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए ट्रीटमेंट थ्रू सनलाइट। इन केस ऑफ डेबिलिटी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी रहती है, लो सर्कुलेशन रहता है, तो हम लोग एक्सपोजर टू द अनकवर्ड बॉडी टू द मॉर्निंग सन एक्ट्स एज एन ऑल राउंड जनरल टॉनिक एंड एक्सेलरेट्स द मेटाबॉलिज्म। अगर हम खाली धूप लेते हैं, तो जिसको कमज़ोरी है, लो सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उसमें काफ़ी हेल्प करता है। इट्स अ वेल नोन ट्रीटमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। इट इज़ नेसेसरी फॉर विटामिन डी, ये तो सभी जानते हैं। अब विटामिन डी का हमारे बॉडी में और भी बहुत बहुत बड़ा रोल है। हमारे कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी को प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स है, दैट इज सनलाइट। विटामिन डी के कैप्सूल्स और टैबलेट्स भी आते हैं, बट दे आर सिंथेटिकली मेड। एंड सिंथेटिकली मेड आप कोई भी चीज़, कोई मिनरल, कोई सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो लीवर को अफेक्ट करता है। बिकॉज लीवर जो हमारा है वो नेचुरल सब्सटेंसेस को पहचानता है, वो केमिकल फॉर्म्स को नहीं समझता है। उसको केमिकल फॉर्म्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, उसके लिए लीवर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लीवर की टॉक्सिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है इसको लेने से। सिमिलरली सनलाइट को हम लोग कलर्ड, जैसे कलर्ड थेरेपी होती है, वैसे कलर्ड ग्लासेस को यूज़ करके अलग अलग पार्ट पे जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है, तो उस हिसाब से हम लोग सनलाइट पे कलर्ड ग्लासेस या कलर्ड शीट्स यूज़ करके भी थेरेपी देते हैं। अब ट्रीटमेंट थ्रू ईथर एंड एयर। एयर एंड ईथर एक बहुत इसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन ये इतना इसेंशियल है कि हम लोग देखिए एयर के बिना बहुत देर रह नहीं सकते। हम लोग कुछ क्षण ही एयर के बिना रह सकते हैं। एयर पे बहुत कुछ अपने कर नहीं, मतलब बता नहीं सकता हूँ कि इसमें ट्रीटमेंट कैसे करना है, बट इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय जो है दैट इज प्राणायाम। ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है, तो हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स भी प्रॉपर नहीं रहेंगे। इसीलिए प्राणायाम अगर रेगुलरली हम लोग 15-20 मिनट्स करते हैं, तो हमारे ऑक्सीजन लेवल्स अच्छे रहते हैं। लिविंग इन लेस पोल्यूटेड एरिया डेफिनेटली हेल्प्स। एंड क्वालिटी ऑफ ईथर। ईथर जो होता है ये एलिमेंट जो है, ये दिस कम्स डाउन एट नाइट टाइम। तो हम लोग जब रात को सही टाइम पे सोते हैं, तो ये बॉडी हमारा अब्जॉर्ब कर पाता है ईथर एलिमेंट को। नहीं तो ईथर एलिमेंट हम लोग अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम्स इसके कारण होने लगती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरोपैथी का, डिटॉक्सिफिकेशन का। तो नेचुरोपैथी से अपने कैसे डिटॉक्स करते हैं, पहले हम लोग ये समझते हैं कि टॉक्सिन क्या है। देखिए हमारे बॉडी में, अगर आप होम्योपैथी में जाएं चाहे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जाएं, बहुत सारी साइंसेज में यही कहते हैं कि अगर हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, हमारे ब्लड या लिम्फ में टॉक्सिन्स हैं, तो ही हमारे बॉडी में डिजीज पैदा होती है। टॉक्सिन्स निकालने के लिए बॉडी में 4 रूट्स होते हैं। एक थ्रू स्टूल से, थ्रू यूरिन से, थ्रू स्वेट, एंड थ्रू द एयर वी ब्रीद आउट। तो नेचुरोपैथी में हम लोग इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे हम लोग इन रूट्स को क्लियर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टूल का रूट जो है उसको क्लियर करने के लिए हम लोग अनीमास देते हैं। अनीमा जो है ये एक वंडरफुल ट्रीटमेंट है। अब हमारे जो पूर्वजों ने भी कहा है, बहुत सारे हिपोक्रेट्स की भी ये वर्डिंग्स हैं कि ऑल डिजीजेस स्टार्ट इन द गट। 80% ऑफ द डिजीजेस जो है वो हमारे गट से चालू होती है।
अगर हमारा गट सही नहीं है, हमारे गट में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा हैं, हमारे गट में बैक्टीरिया जो है 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी होती है। तो इसमें अनीमा हमारा बहुत हेल्प करता है। अब अनीमा का जो प्रोसीजर होता है, इसमें हम लोग समझिए आधा से 1 लीटर पानी पेशेंट को रेक्टम के थ्रू अंदर पुश किया जाता है। एंड उसमें मतलब आप ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर पाते हैं उसको, आप वॉशरूम में जाते हैं एंड इवैक्यूएट करके सारा जो भी गंदगी है आपका, आप उसको बाहर निकाल देते हैं अनीमा से। आप यू विल फील सो लाइट ऑन दैट डे। जब आप करेंगे तो आपको इतना हल्का फील करेगा एंड यू विल लिटरली फील दैट योर स्टमक इज स्माइलिंग। इतना अच्छा फील करते हैं आप आफ्टर अनीमा। एंड क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन केसेस, क्रॉनिक डाइजेस्टिव केसेस में ये बहुत ही क्लासिकल रेमेडी है अनीमा। अनीमा के बाद स्टीम बाथ, जैसे मैं आपको बता रहा था, स्टीम बाथ हमारे स्किन एंड मसल को डिटॉक्स करने में हेल्प करती है। हमारे स्किन एंड मस्कुलर लेवल में जो टॉक्सिन्स जमा है, उसको अगर हम लोग स्टीम लेते हैं रेगुलरली, तो उससे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। स्टीम लेने का भी प्रोसीजर है। स्टीम जनरली अपने को 10 से 15 मिनट के लिए लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टीम ले रहे हैं तो आप ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। एंड कभी भी स्टीम बाथ लें तो सर पे कोल्ड टॉवल लेना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब ये क्या होता है, जनरली हम लोग जिम्स में जाते हैं या कहीं और जहाँ पे स्टीम बाथ है, वहाँ हम लोग अगर स्टीम बाथ ले रहे हैं तो वहाँ हम लोग ये प्रोसीजर नहीं कर पाते, विच इज़ नॉट करेक्ट। आइडियली यू शुड। कई बार देखा है जिम में जो लोग जाते हैं वो लोग पहले हेयर ऑयल भी कर लेते हैं कि स्टीम ले लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा, फिर शैम्पू वगैरह करते हैं उसके बाद। नहीं, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ऑयल जो है ये हमारे पोर्स को ऑलरेडी ब्लॉक कर देते हैं। अगर हम लोग स्टीम ले रहे हैं तो आप उसको और मतलब उसका मतलब जो उसका काम है उसको आप और टफ कर दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि वो करने से बल्कि वो ऑयल जो आपका अगर ड्राई स्किन है तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा स्टीम लेने से। फिर इसमें बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा में। अच्छा। आयुर्वेदा में अगर आपने जाएंगे तो दे से कि ऑयल अप्लाई करके अपने स्टीम लेते हैं, बट हम लोग नेचुरोपैथी में जाएंगे तो वी डोंट अप्लाई ऑयल। ओके। अच्छा। फिर स्टीम बाथ की जैसे मैंने आपको बात बताई अभी, उसी तरीके से किडनी को क्लेंस करना, हमारे यूरिनरी ट्रैक को क्लेंस करने के लिए देर आर सर्टेन जूसेस वी कैन हैव, लाइक सेलेरी एंड पार्सले। इसके जूसेस हैं, ये किडनी को क्लेंस करने में हेल्प करते हैं। कॉर्न सिल्क, भुट्टे के जो बाल होते हैं, इसकी टी बना के पीना, ये किडनी क्लेंस में बहुत हेल्प करते हैं। कुल्थी बोल के एक दाल आती है, कुल्थी दाल, अनार का जूस, इसका मिक्सचर भी हमको किडनी को क्लेंस करने में हेल्प करता है। ये पीने के बाद हमको वाटर इनटेक भी अपना अच्छा रखना चाहिए, ताकि हम लोग किडनी में जो टॉक्सिन्स हैं उसको फ्लश आउट कर सकें। एंड लंग्स को डिटॉक्स करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्राणायाम। अब इसमें से भस्त्रिका बोल के एक प्राणायाम होती है, विच इज़ वंडरफुल वे टू टेक आउट द टॉक्सिन्स आउट फ्रॉम योर बॉडी। ये हमारे लंग्स में नीचे में जो रेसिड्यू, कार्बन रेसिड्यू रह जाती है, उसको निकालने में बहुत हेल्प करता है। अब नेक्स्ट, जैसे मैं आपको बता रहा था इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया के बारे में। गट बैक्टीरिया जो है ये हमारा बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है, इट इज 10 टाइम्स मोर देन द सेल्स इन आवर बॉडी। एंड हमारे गुड बैक्टीरिया का कंटेंट शुड बी आइडियली 80% इन द इंटेस्टाइन। जो आज के खराब खान पान, लाइफस्टाइल, जो प्रोसेस्ड फूड हम लोग खा रहे हैं, रिफाइंड फूड्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स जो हम लोग खा रहे हैं, इसके कारण ये गट बैक्टीरिया पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड गट बैक्टीरिया क्यों इंपॉर्टेंट है? गट बैक्टीरिया प्लेज अ मेजर रोल इन आवर इम्यूनिटी। आज जो कोरोना का टाइम चल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चाहिए हमारी बॉडी को? इम्यूनिटी। अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक वर्क कर रहा है तो आपको कोरोना वायरस अफेक्ट नहीं करता है। करेगा भी तो वो छू के निकल जाएगा, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इम्यूनिटी स्ट्रांग करने में ये गट बैक्टीरिया काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
हमारे विटामिन और मिनरल्स का प्रोसेसिंग काफ़ी, जैसे विटामिन बी, विटामिन के, कैल्शियम, आयरन, इन सब का अब्जॉर्प्शन में ये बैक्टीरिया बहुत काम करते हैं। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो हम लोग खाना पच रहा है, ये खाना जो पच रहा है ये मुंह से कुछ पच रहा है, कुछ हमारे पेट में पचता है, कुछ हमारे इंटेस्टाइन में पच रहा है, कुछ ड्यूडेनम में पचता है, बाकी रेसिड्यू जो बच जाता है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पचता है एंड फिर बॉडी में अब्जॉर्ब होता है। तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गट बैक्टीरिया। तो इस गट बैक्टीरिया को हम लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं? तो नेचुरोपैथी में जैसे मैंने आपको बताया अनीमा के बारे में, तो अनीमा हम लोग करते हैं इसमें बटर मिल्क से। बटर मिल्क क्या है? दही से बनी हुई है। दही में क्या है? ऑल गुड बैक्टीरिया है। तो जब हम लोग इस गुड बैक्टीरिया से बनी हुई बटर मिल्क से अनीमा देते हैं, तो ये पूरे इंटेस्टाइन में एक लाइनिंग फॉर्म करती है एंड ये बैक्टीरिया जो है इट ग्रोज वेरी फास्ट। मतलब आप इसको अगर छोड़ देंगे तो ये फट 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 सेकेंड्स में इतनी बढ़ती है। तो ये जब कंटिन्यूअसली अगर हम लोग इसमें, जनरली हम लोग का जो प्रोसीजर रहता है इसमें हम लोग 2 से 3 दिन कंटिन्यूस बटर मिल्क से अनीमा देते हैं टू रिस्टोर द गट बैक्टीरिया। जब आपका गट बैक्टीरिया रिस्टोर हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म फंक्शन सही हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके मिनरल विटामिन के एब्जॉर्प्शन सही हो जाते हैं, आपकी मतलब कई, जैसे आपको बोला ना 80% ऑफ डिजीजेज गट से रिलेटेड है, तो वो सब सब चीज़ में आपको ये ओवरऑल हेल्प करता है। ओबेसिटी कम हो जाती है, वेट लॉस, जनरली आज के दिन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है वेट कम करना। अपने जो ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं अनीमा का, स्टीम बाथ का, ये प्रोसीजर से अपने महीने में 3 से 4 किलो कम करना, इट्स अ वेरी इजी थिंग। साथ में नो डाउट कि हैव टू स्टिक टू अ गुड डाइट। आई डोंट से अ स्ट्रिक्ट डाइट, बट गुड डाइट। अब गुड डाइट में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो हैं ये कम्प्लीटली बंद हो जाने चाहिए। रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड सॉल्ट, ये सब बंद हो जाने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा हो जाना चाहिए। किसी को वेट लॉस करना है तो वीट को बंद कर देना चाहिए। अब जैसे वीट जो आज के दिन में आ रही है, ये सारी जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट आ रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट जो है ये भी हमारे इंटेस्टाइन में गट बैक्टीरिया को हार्म करती है। तो इसको अवॉइड करके मिलेट्स को यूज़ करना, ऑर्गेनिक जो सीरियल्स हैं इसको यूज़ करने से हमारे बॉडी को बहुत हेल्प मिलती है। ऑटिज्म में रिसर्च हुआ है, डॉक्टर क्रैमलिन का, ब्राउन का, ही सजेस्ट दैट ऑटिज्म एंड डिक्रीज गट बैक्टीरियल डाइवर्सिटी कैसे कनेक्टेड है। अगर आपका गट बैक्टीरिया कम है तो ये कैसे ऑटिज्म में रोल प्ले कर रहा है। अभी रिसेंटली एक बात हुई, जैसे हमारे क्लिनिक में टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट आई थी। एक छोटी बच्ची थी, 7-8 साल की बच्ची है। टाइप 1 की डायबिटीज़ मॉडर्न मेडिसिन में इनक्योरेबल है। उन लोग को पेनफुली इंसुलिन, छोटी सी बच्ची को इंसुलिन देना पड़ता है। इंसुलिन का डोज अगर इधर उधर हो गया तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है उसके लिए। बट आफ्टर दिस डिटॉक्स प्रोसीजर एंड इसके साथ में हम लोग कंबाइंड सुजोग थेरेपी और 2-3 थेरेपीज को जब हम लोग मिक्स किए, तो वी गॉट सच वंडरफुल रिजल्ट्स कि उसके 2 हफ्ते में इंसुलिन छूट गई, बंद हो गई एंड उसके शुगर लेवल्स अब नॉर्मल आ गए, जो मॉडर्न मेडिसिन में कहते हैं कि वो लोग ट्रीट ही नहीं कर सकते हैं, ट्रीट हो ही नहीं सकता है। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा ना कि अपने रूट कॉज पे अगर अपने काम नहीं कर रहे हैं तो अपने हील नहीं कर सकते, वी कैन जस्ट सप्रेस इट। तो हम लोग को रूट कॉज पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखिए बेनेडिक्ट लस्ट हैं, जिनको मॉडर्न फाउंडर ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा हिपोक्रेट्स हैं, लेकिन उनको फादर ऑफ नेचुरोपैथिक मेडिसिन नहीं कहा जाता है। उन्होंने भी बहुत एडवोकेट किया है, लेकिन बेनेडिक्ट लस्ट जो है इनको मॉडर्न नेचुरोपैथिक मेडिसिन का फाउंडर कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा है कि नेचुरल सिस्टम फॉर क्योरिंग डिजीज इज बेस्ड ऑन अ रिटर्न टू नेचर in regulating the diet, breathing, exercising, bathing, and the employment of various forces to eliminate the poisonous products in the system and so raise the vitality of the patient to a proper standard of health। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि भाई नेचुरल चीज़ों से, नेचुरल डाइट से, नेचुरल ब्रीदिंग से, एक्सरसाइज से, नेचुरल बेदिंग से। अब बेदिंग भी जैसे आप बोलेंगे नेचुरल बेदिंग से हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब बेदिंग में भी आजकल हम लोग हार्मफुल केमिकल, शैम्पूज
सोप्स यूज कर रहे हैं जो हमारे स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में जा रहा है। तो नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज करना हमारे लिए अच्छा है। अगर आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो ये हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से एक फेमस थॉमस एडिसन ने भी कहा है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विथ ड्रग्स बट rather will cure and prevent diseases with nutrition। तो ये सब बातें बहुत पहले लोगों को समझ में आ गई थी, लेकिन अभी क्योंकि मॉडर्न साइंस जो है हमारा, इट इज, अब इसको एक कंट्रोवर्सी में मैं अभी स्टार्ट नहीं करना चाहता, बट ये एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर हम लोग नेचुरल वेज में आ जाते हैं तो हमारे बॉडी में हीलिंग की दरकार अपने को नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही अपने कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे और पार्ट्स हैं, हर्बोलॉजी भी है, जैसे अपने काफ़ी सारे हर्ब्स हैं नेचुरोपैथी में, काफ़ी सारे नेचुरल फूड सब्सटेंसेज हैं जो अपने यूज़ कर सकते हैं हीलिंग के लिए, कलर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन है तो अपने पूछ सकते हैं इसमें अभी। फिलहाल तो यहाँ पे YouTube लाइव पे तो क्वेश्चंस नहीं है, पर द सेशन वाज रियली वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही एनलाइटनिंग सेशन है ये। आज के लिए हम सबको जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो आप अपना स्क्रीन शायद ऑफ कर लीजिए। मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर लूँ? ओके। हाँ हाँ। काफी अच्छा सेशन रहा। आपने नेचुरोपैथी के ऊपर में काफी कुछ अच्छा बताया हमें, ताकि काफी सालों से हम हीलिंग लाइन में होते हुए भी इस लाइन के बारे में आइडिया नहीं थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा जानकारी हमें दिया। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो आपने बताया कि पुशिंग वाटर एंड क्लीनिंग द इंस्टेंटाइन, तो आप अपने घर में अकेले कर सकते हो? इसके लिए आपको कोई एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं, कर सकते हैं, आप अकेले भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट की दरकार नहीं पड़ती है। बट अगर कोई साथ में रहे तो इट्स कन्वीनियंट, अदरवाइज कोई अपैरेटस भी है क्या? हाँ, अपैरेटस होता है इसका। अपैरेटस बहुत सिंपल अपैरेटस होता है, एक स्मॉल होता है, उस कैन में एक पाइप और एक नोजल अटैच की हुई रहती है, दैट इज इट। इट्स अ वेरी सिंपल अपैरेटस। ये नेटी इज आल्सो द पार्ट ऑफ नेचुरोपैथी? यस, नेटी, देखिए अब ये एक्चुअली क्या है ना, देखिए आयुर्वेद जो है ना ये बहुत पुरानी चीज है, और आयुर्वेद से ही नेचुरोपैथी जो है ये आज वेस्टर्न से निकल के हम लोग के पास वापस आ रही है। तो उन लोग ने आयुर्वेद से बहुत कुछ निकाल के नेचुरोपैथी को बनाया है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी। ओके, तो अभी ऐसा, ये नेति के बारे में भी थोड़ा सा बता दें कि क्या है, किस तरह से काम करता है? नेति में क्या करते हैं ना, जैसे बोले अपैरेटस रहते हैं, उस अपैरेटस को अपने इस तरीके से होल्ड करते हैं पानी के साथ, हल्के गुनगुने गर्म पानी के साथ में, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको जब हम लोग ऐसे होल्ड करते हैं, उसका ब्रीदिंग का एक प्रोसीजर है, पर्टिकुलर प्रोसीजर है। आपको नाक से ब्रीद नहीं करना है। जब ये अपैरेटस अपने यहाँ होल्ड करते हैं, फिर अपने को मुंह से ब्रीदिंग करना है। जब हम लोग मुंह से ब्रीदिंग करते हैं तो जो पानी यहाँ से अंदर जा रहा है वो कंटिन्यूअसली इस नॉस्ट्रिल से बाहर निकलते जाता है। तो इस ट्रैक्ट में जो भी गंदगी, जो भी म्यूकस, जो भी टॉक्सिन जमा है वो आपके यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। तो आपके साइनसेस जो यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन वगैरह बता रखा हो, अगर नेति क्रिया करे तो उसके साइनस की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है? प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। ये अभी हमारे यहाँ एक पेशेंट आए थे स्लीप एपनिया लेकर। वो सालों से इस चीज में परेशान थे कि मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, इतना जोर खराटा आता है, सारे आजू बाजू वाले परेशान हो जाते हैं। तो उसमें सिंपल हम लोग ने गाय का देसी घी जो होता है ना, देसी घी के 2-2 ड्रॉप्स उनको नाक में डालने बोले थे।
तो जो देसी घी होता है ये पूरे हमारे फेस के में जो मतलब आईज का पार्ट हो गया, आपको कान में कोई प्रॉब्लम है, नाक में कोई प्रॉब्लम है, मुंह में है, गले तक का पोर्शन, साइनसेस, हेड का जो पोर्शन है, हेड जो होता है ना, इस पे हमारे सिर्फ फैट सेल्स ही पहुंच सकते हैं। तो घी जो है ये बेस्ट फैट है, लेकिन घी का सोर्सिंग जो है वो सही होना चाहिए। अब घी में बहुत सारे हर्ब्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे ब्राह्मी हर्ब है, ये ब्रेन के लिए है, तो अगर घी में ब्राह्मी डाल के उसको पका के बनाया जाता है तो वो वंडरफुली काम करता है ब्रेन के लिए, ब्रेन टॉनिक में। तो ये जो पेशेंट का मैंने आपको बता रहा था कि घी का इंटेक करने से, डेली 2-2 ड्रॉप नॉस्ट्रिल में डालने से, अलॉन्ग विद, देखिए हम लोग क्योंकि वहाँ पे एक कंप्लीट थेरेपी चलाते हैं हम लोग, वी डोंट स्टिक टू वन थेरेपी, हम लोग नेचुरोपैथी, सुजोग थेरेपी, पेशेंट को अगर दरकार है तो डॉन थेरेपी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और सारी चीज़ों थेरेपी को कंबाइन करके ट्रीटमेंट करते हैं। तो सुजोग थेरेपी को और नेचुरोपैथी को कंबाइन करके हम लोग ने उनकी स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जो उनकी सालों से खत्म नहीं हो रही थी। तो ये घी का प्रयोग क्या हम लोग नाभि पर भी कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। तो उससे क्या लाभ होता है घी का प्रयोग अगर नाभि पे किया जाए तो? नाभि पे भी देखिए, अब जैसे नाभि पे अलग अलग ऑयल भी यूज करते हैं, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है तो आप नीम का तेल यूज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल यूज कर सकते हैं। नाभि जो है देखिए ये हमारा सेंट्रल, वहां से लाखों नाड़ियां निकलती हैं अपनी नाभि से, तो अपने कोई भी ऑयल वहां जो डाल रहे हैं ये हमारे पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन देता है। अब ये भी हमको समझना पड़ेगा, देखिए आयुर्वेद में अगर जाएंगे तो हमारी बॉडी 3 टाइप की होती है, कफा, पित्ता और वात बॉडी होती है। तो उसके हिसाब से हम लोग को ऑयल भी चूज करना चाहिए। जैसे अगर पित्त बॉडी है तो उसको बहुत ज्यादा हीटिंग ऑयल नहीं सूट करेगा, उसको लाइट कोकोनट ऑयल, उस तरह के ऑयल सूट करेंगे। अगर आपकी कफा बॉडी है तो ऑल टुगेदर आपको शायद ऑयल ज्यादा सूट नहीं करे, ऑयल आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक्सेसिव में है। वाता बॉडी के लिए ऑयल इज अ वंडरफुल रेमेडी। किसी को भी वात की प्रॉब्लम होती है, गैस बहुत ज्यादा है बॉडी में, और जैसे बहुत दुबले पतले जो होते हैं उनको अगर आप रेगुलर सुबह में हल्के गर्म तेल से अगर मालिश करते हैं तो ये वात को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। एक बात ये कि हम कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी जो है वात पित्त कफ से जनित है? अगर हम अपने आप को पहचाने कि हाँ मेरी बॉडी में अभी वात ऊपर चल रहा है और पित्त कम चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, तो हम अपने आप को ट्रीट कर सके, तो इसका कोई गुण बता दीजिए कि कैसे पता चले कि किसकी बॉडी में वात पित्त कफ का कहाँ त्रिदोष है। दिन में आपको नॉर्मल एक डोज का कोई आदमी मिलेगा नहीं। नॉर्मली हमारी जो आज का खान पान है, लाइफस्टाइल है, उसके कारण जनरली हम लोग त्रिदोषी, मतलब तीनों दोष हमारे बॉडी में मिलते हैं, ठीक है ना। अब वात की बॉडी का जैसे आप अपने इसको स्ट्रक्चर से देख सकते हैं, जैसे वात की जो बॉडी रहेगी ना वो कैसी रहेगी, वो दुबला पतला आदमी रहेगा, वो गुस्से वाला आदमी रहेगा, वो काम हर चीज फटाफट फटाफट करने वाला आदमी रहेगा। उस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये वात बॉडी है। कफा बॉडी जो रहेगी वो मोटी रहेगी, मोटी बॉडी रहेगी, लेजी बॉडी रहेगी, उसको काम करना पसंद नहीं आएगा। तो और उसके इंटेलेक्ट जो है वो बहुत मतलब मेमोरी जो है उसकी वो बहुत अच्छी रहेगी। ये सब कफा के गुण है। पित्ता की जो बॉडी रहेगी, दे विल बी वेरी रेडियंट, मतलब एकदम ब्राइट बॉडी रहेगी, एंड उनकी मेमोरी जो है वो बहुत शार्प मेमोरी रहेगी। इस तरीके से अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं। अब पल्स डायग्नोसिस एक चीज है जो हमारे मतलब आज आयुर्वेद में हम लोग खोते जा रहे हैं। ये इतनी डीप साइंस है कि हम पल्स को अपने डायग्नोस करके आपको बता सकते हैं आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, वात पित्त कफ क्या है, आपके एक एक ऑर्गन का हम लोग बता सकते हैं कि इस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। ये आयुर्वेद में इतनी अच्छी साइंस है, मतलब जो आपको एक्सरे करवानी पड़ती है और उसके बाद भी हम लोग मतलब लोकेट नहीं कर पाते कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ पल्स डायग्नोसिस से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बट ये साइंस धीरे धीरे हमारे यहाँ से लुप्त हो गई है। आजकल के आयुर्वेदिक कॉलेजेस में भी इसको नहीं सिखाया जा रहा है। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट ये एकदम ट्रुथ है कि हमारी जितनी भी प्राचीन विद्याएं हैं वो बिल्कुल लुप्त होती जा रही है और लोग इजी मेथड को ढूंढ रहे हैं कि कैसे ना बस पिल्स खा लो और ठीक हो जाओ। पर वो हम सब भूल गए हैं कि अगर हमें एक छोटा सा हेडेक भी होता है तो वो भी एक टाइम लेता है, एक वक्त लेता है। मान लीजिए हमें 2 दिन से अगर हेडेक है
तो हाँ, 2 दिन में 48 आवर्स हैं, तो अगर हम उसका 10%, 4 घंटा भी अगर अपने आप को वक्त दें, थोड़ा सा डाइट या पॉजिटिव थिंकिंग से या अच्छे खान पान से, तो वो चीज चली जाएगी। ये लेकिन वो बिल्कुल शायद नहीं देखते लोग, बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि हम में ये प्रॉब्लम आई क्यों है। और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम यही कोशिश कर रहे हैं नहीं, लोगों को ये बताने के लिए कि आप मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हो, आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं, सारी पावर्स हैं, और हम फिर भी डिपेंडेंसी ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं। कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी के ऊपर हमको लगता है कोई आके हमें कुछ जादू टोना कर दे, कुछ हमें दे जाए, कुछ हमें जड़ी बूटी मिल जाए और एकदम से हम ठीक हो जाएं। तो ये पॉसिबल नहीं है। आप बीमार क्यों हो रहे हैं वो जानना जरूरी है, जरूरी है। उपाय भी आपको मिल जाएगा। इफ यू फाइंड द रूट कॉज, अपने रूट कॉज को इरेडिकेट कर देते हो, डिजीज अपने आप बॉडी से चले जाएगी। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि लुइस है कि आज हम भी सारी जितनी भी हीलिंग्स करते हैं, तो बेसिकली लुइस है कि जितने भी उनके एफर्मेशंस हैं उसी पे बेस्ड करते हुए ही करते हैं। और आज उनका बर्थडे भी है। ओके, दैट्स ग्रेट। So she is a great scientist, I must say, in the today's world, जो जिन्होंने हमें थॉट पैटर्न के जरिए अपने आप को पहचानने की एक विधि दी है। यस, तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने, अगर आप, वो लुइस है कौन है, और उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है यू कैन हील योर लाइफ। यस, तो वो बुक जरूर पढ़िए, उसमें आपको सारी बीमारी के कारण पता चल जाएंगे। कोई भी बीमारी क्यों होती है, किस लिए हुई है, वो सारी चीजें पता चल जाएंगी। और आज मुझे भी नेचुरोपैथी के बारे में बहुत कुछ पता चला कि कैसे ये आयुर्वेद और ये चीज से थोड़ा डिफरेंट है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड ही है कहीं ना कहीं। और उन्होंने हमें बताया तो 5 एलिमेंट्स किस तरह से हम कनेक्टेड हैं। जैसे अर्थ में उन्होंने बताया कि आप मड के साथ में वो मसाज लेते हैं, और उसके साथ में लेप लेना होता है। तो आप जैसे आप वीक हैं, आप ये सब चीज नहीं कर सकते, तो नंगे पांव घास पे भी चलने से बोलते हैं बहुत फायदा मिलता है। वाटर है, तो पानी, हमारे शरीर बिल्कुल 70% ऑफ वाटर से ही हमारा ये शरीर बना है। तो पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसे पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, ये चीजें आप लोगों को, हम लोगों को सबको बिल्कुल जानना है और जीवन में उतारना भी है। मैं एक चीज कहूंगा रितु जी, जैसे पानी पीना चाहिए, जो आजकल एक ट्रेड है कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हर किसी को पीना चाहिए। हर तरह, हर मतलब इंसान की बॉडी अलग होती है, तो पानी और खाना ये हमेशा अपनी बॉडी की सुन के करना चाहिए। अगर आपको प्यास है तो पानी पीजिए, अगर आपको भूख है तब खाना खाइए, तो वो वर्क करेगा। ये नहीं कि मैं आपको भाई टाइमली हर 2-2 घंटे में खाना है, हर 2-2 घंटे में पानी पीना है। दिस इज नॉट द राइट वे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये कंसेप्शन में हम लोग रह रहे थे कि इतना पानी पीना है और जबरदस्ती पानी, प्यास नहीं है फिर भी पीते रहते हैं लोग। तो अभी ये भी चीज क्लियर हुई है कि जब आपका बॉडी इंडिकेट करता है हर चीज के लिए कि अगर आपको प्यास लगी है तो जितना आपको पानी पीना है जरूर लीजिए। और भूख के लिए भी वही चीज है। फायर एलिमेंट, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि धूप, जैसे आजकल विटामिन डी की बहुत कमी होती है, तो डॉक्टर लोग अक्सर उसमें कुछ दवाइयां दे देते हैं कि आपको सनलाइट की प्रॉब्लम है तो आप ये ले लीजिए। लेकिन हमारे प्रकृति के द्वारा सारी चीजें हमें ईश्वर ने दी है, जिसका लाभ लेकर हम अपने आप को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि वॉकिंग के द्वारा आप सनलाइट भी ले सके और आपकी सेहत भी अच्छी हो जाए, दोनों काम बनता है। उसी तरह से एयर में हम प्राणायाम, योगा, इन सारी चीजें करते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर में बहुत एनर्जी आती है और बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स भी होता है। हमारा, हमारे इमोशंस जो इतने सारे, वी आर बंडल ऑफ एनर्जीज एक्चुअली, हम सारा गेम एनर्जी का ही है। तो अगर हम इन सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना शुरू कर लेंगे,
तो निश्चित रूप से आपको बीमार करने में कोई स्वस्थ रहने से कोई आपको रोक नहीं सकता, बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। Am I right, सुनील जी? Yes, correct. तो ये चीजें हम सिर्फ अवेयरनेस के रूप में इसीलिए लाने की कोशिश करें कि आप लोग जाने कि कौन सी विधि क्या होती है, और हीलिंग क्या है। हीलिंग अपने आप बॉडी करता है। हीलर्स आर द ओनली मीडिएटर हु शोज यू द वे कि आप कैसे अपने आप को हील करेंगे। इवन ऑल डॉक्टर्स आर आल्सो हीलर, वो आपका बॉडी ट्रीटमेंट करते हैं। जो ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट होते हैं वो आपके माइंड एंड सोल लेवल की हीलिंग करते हैं। तो वो आपको सिखाते हैं जो आप सीख भी सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप इसमें कुछ भी सीख नहीं सकते, आपको डिपेंडेंसी लेनी पड़ेगी। दे गाइड यू, यू फॉलो अकॉर्डिंग टू योर लाइफ एंड यू कैन हील योर लाइफ। तो दिस इज द रीजन दैट वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस प्लेटफॉर्म। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सब जानकर। कोई भी अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो बेहिचक आप हमें लिखिए, और हम जो भी स्पीकर्स आ रहे हैं, हमें अगर मौका मिलता है हम उन्हें दोबारा बुलाएंगे, उनसे पूछकर आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। और नेचुरोपैथी, मैं तो ये बोलूँगी जैसे हम अपने बिल्डिंग का मेंटेनेंस देते हैं, बॉडी का मेंटेनेंस के लिए आपको साल में एक बार इस तरह के नेचुरोपैथ सेंटर्स जरूर जाने चाहिए। हरिद्वार में है, बेंगलोर, दिल्ली, हर जगह पर आजकल सेंटर्स खुल गए हैं। तो आप लोग प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, अपने आप को जानने का मौका मिलता है, और मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी, isn't it? Yes, correct. So yeah, here's no more questions. Thank you, Sunil ji. Thank you so much for giving your valuable time. Thank you रितु जी, थैंक यू अजय जी। जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होप यू ऑल कैरी ऑन। हम तो वही काम कर रहे हैं कि भारतीय परंपरा को दोबारा से भारत में लाना है। जी सर, हमें वन नेशन बन के दिखाना है। बहुत दिन जी लिए चाइनीज और जापानीज थ्योरीज के ऊपर में, अब हमें वही थ्योरीज वापस से ये बतानी है कि नहीं भाई, घास तो मेरा ही है, टहनी तो काट के ले गया और वो चाइनीज जा करके तुमने हमें वापस बेचा, नहीं ये नहीं चलेगा। अब हमें वापस से एकजुट होना है। हम सभी भारतवासियों को अपने अपने जो संस्कार है उसको वापस से अपनाने हैं। और ये संस्कार क्या है? पुराने जमाने में जब व्यक्ति बीमार होता था तो कोई डॉक्टर का दवाई नहीं होता था, किचन से मेडिसिन निकल जाती थी। गैस्ट्रिक हो गई, चल थोड़ा हल्दी और सेंधा नमक गर्म पानी में घोला पिला दिया, गैस्ट्रिक खत्म। 50 तो बात होती है कि अरे नमक देगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सेंधा नमक में कहाँ ब्लड प्रेशर है भाई? लेकिन ये चीजें मालूम नहीं है हमें जनता को समझाना पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा समय आपका दिया और बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद सर, धन्यवाद।